नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा, एसबीके महाविद्यालय जैसलमेर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में एक प्रमुख विधा कहानी के बारे में। इससे पूर्व के वीडियो में हमने नाटक का तात्विक विवेचन किया है। आज के वीडियो में हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, कहानी के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का यह वीडियो स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिनके पाठ्यक्रम में कहानी विधा का तात्विक विवेचन है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के सभी विधाओं में सबसे पुरानी विधा मानी जाती है कहानी, क्योंकि जन जीवन में ये मौखिक रूप में बहुत पुराने समय से लोकप्रिय रही है। वैसे यदि हिंदी साहित्य का इतिहास हम देखते हैं तो उसमें कहानी विधा जो है वो सबसे नवीनतम विधा है। यानी इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ये सबसे बाद में आई हुई विधा है। जहाँ इसका व्यवस्थित हमें इतिहास मिलता है वह सन 1900 से मिलता है, यानी द्विवेदी युग से मिलता है। और इनके अलावा, इस विधा के अलावा अन्य समस्त विधाओं का उदय हमें भारतेंदु युग से ही मिल जाता है। तो जनजीवन में यह सबसे लोकप्रिय रही है। प्राचीन काल में इन्हें कथा, आख्यायिका या गल्प कहा जाता है। बांग्ला भाषा में इसे हम गल्प कहते हैं। आधुनिक काल में कहानी ही सबसे अधिक प्रचलन में रही है और साहित्य में इसी कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी बना चुकी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना या मनोरंजन करना ही माना जाता था। हम जब कहानी विधा का इतिहास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे जो प्राचीन कहानियां हैं उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना और मनोरंजन करना है। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक काल के आगे के कालों की ओर बढ़ते हैं, हम वहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज इसका लक्ष्य जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है क्योंकि जैसे जैसे हम नवीनतम जीवन की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हम ये पाते हैं कि आधुनिकीकरण के बाद जहाँ चिंतन के केंद्र में ईश्वर हुआ करता था, वहाँ चिंतन के केंद्र में आज मानव है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। उसकी आत्मा भी बदल गई है और उसकी शैली भी बदल गई है। अब कुछ इसकी परिभाषा भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है इस विधा के ऊपर, चाहे तात्विक विवेचन पूछा हो, चाहे किसी कहानी की समीक्षा पूछी हो, तो आपको उसकी परिभाषा देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमको वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमें जो प्रश्न पूछा गया है उसकी शब्द सीमा क्या है। यदि शब्द सीमा अधिक है तो आप परिभाषाओं को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो यह कुछ परिभाषाएं मैं आपको, दो प्रमुख परिभाषाएं बता रही हूँ, और ये वो परिभाषाएं हैं जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन्हीं परिभाषाओं में से पूछा जाता है। प्रेमचंद जी के बारे में हाल ही में अभी एक परीक्षा हुई थी, उदयपुर यूनिवर्सिटी की एमपैट की परीक्षा, जिसमें प्रेमचंद की परिभाषा के बारे में पूछा गया था। तो प्रेमचंद जी की परिभाषा देख लेते हैं। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य और परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। यानी इनके कहने का तात्पर्य यह है कि कम समय में तीव्र प्रभाव छोड़ने वाली जो विधा है वह कहानी है। ये लेखकों में, हिंदी लेखकों की बात जहाँ करें तो प्रेमचंद वो पहले हैं जिन्होंने अपने 3 लेखों में कहानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उसको कहानी को गल्प भी कहा और ये कहा कि एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का अभिप्राय रहता है, यानी उसका उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति इसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृहद रूप देखने को नहीं मिलता, उसका प्रयास नहीं किया जाता। ये एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फल, फूल, बेल बूटे सजे हों, बल्कि यह एक गमला है जिसमें एक पौधे का माधुर्य समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। परीक्षा में यही पंक्ति पूछी गई थी कि किस आलोचक ने कहानी को एक गमला कहा है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे शब्दों को पकड़ के चलना है, क्योंकि भविष्य में यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हिस्सा लेना है तो इन चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। दूसरी परिभाषा जो है अमेरिका के कवि, आलोचक, कथाकार एडगर एलन पो की है, जिन्होंने कहा है कि कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, या जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अलावा यानी अतिरिक्त और कुछ ना हो, और जो अपने आप में परिपूर्ण होनी चाहिए। वैसे तो ये
भी परिभाषा बहुत प्रसिद्ध हुई है, लेकिन जहाँ उन्होंने ये बात कही है कि जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, तो ये बात आज आधुनिक कहानियों, जैसे अगर हम परिंदे को ही लें तो उस पर ये सटीक नहीं बैठती। वो एक ऐसी एक ही बैठक में पढ़ी जा सकने वाली कहानी नहीं है। और आधुनिक युग की हम जब कहानियों की चर्चा करेंगे, जब हम इतिहास के बारे में, तो भी देखेंगे कि आधुनिक युग की जो कहानी है और अलग अलग प्रकार के जो कहानी आंदोलन चले हैं, उनमें ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी गई जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, परंतु वो मानवीय जीवन की आलोचना करती हैं और उसमें प्रभाव को उत्पन्न करने वाले सहायक तत्व भी होते हैं और एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके तत्वों की ओर। एक श्रेष्ठ सफल कहानी के लिए कुछ 8 तत्व जो है वो अपेक्षित हैं। देखिए, जितनी भी विधाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं उसमें उनके तत्व हमारे पाठ्यक्रम में है, तो आपको तत्वों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। हमने जब नाटक को भी पढ़ा तो उसमें उसके तत्वों की व्याख्या की, तो कहानी के भी तत्व हैं और थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है सभी में। कहानी, एकांकी, उपन्यास और नाटक में जो तत्व हैं उन सभी में बहुत बारीक सा अंतर है, तो थोड़ा समझ के चलिएगा। शीर्षक सबसे पहला मुख्य तत्व है, दूसरा कथा वस्तु, तीसरा चरित्र चित्रण, चौथा कथोपकथन, उसके बाद है भाषा, शैली, वातावरण और उद्देश्य। ये निम्न 8 तत्व हैं जिनका होना उसमें ज़रूरी है। प्रथम तत्व की हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मुख्य है, वो है शीर्षक। यह कहानी का न केवल प्राथमिक और महत्वपूर्ण उपकरण है, अपितु कहानी दर्पण भी है। यानी शीर्षक को पढ़ते ही कहानी का खाका दर्शक या पाठक के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। कहानी अच्छी है या बुरी है, इसका बहुत कुछ अंकन जो है वो शीर्षक पर ही निर्भर करता है। भाव या अर्थ सूचकता के आधार पर शीर्षक को हम अनेक प्रकार से बांट सकते हैं। प्रमुख रूप कुछ इस प्रकार से, उनको भी देख लीजिए आप। जैसे स्थान सूचक भी इसके शीर्षक होते हैं, जैसे ईदगाह। जो ईदगाह कहानी आपने प्रेमचंद की पढ़ी होगी, जिसमें कि स्थान के नाम पर ही इसका, ईदगाह जो जगह है उसके नाम पर ही इस कहानी का नामकरण किया गया है। दूसरी है घटना व्यापार सूचक जो होती है। हम यदि प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी को पढ़ते हैं तो घटना प्रधान कहानी है। कौतूहलजनक भी शीर्षक होता है, जैसे गुलेरी जी की प्रथम कहानी उसने कहा था जो 1915 में छपी थी, उसके बारे में बात करें तो शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में कौतूहल उत्पन्न होता है कि इस कहानी में ऐसा क्या है। व्यंग्यपूर्वक भी होती है, जैसे आदम की डायरी जो अज्ञे जी की हम पढ़ते हैं तो वो व्यंग्यपरक शीर्षक है। इसको देखते ही पता चलता है कि इसमें कुछ व्यंग होगा। कुछ कहानियाँ ऐसी है जो जिनके शीर्षक अपने आप में अर्थपूर्णता लिए होते हैं। जैसे एक टोकरी भर मिट्टी आप कहानी पढ़ेंगे तो माधव स्प्रे की जो लिखी गई है, वो एक जो ये शीर्षक है वही पूरी कहानी का निचोड़ यानी अर्थपूर्णता लिए हुए है। इसके अलावा विषयानुकूलता भी होनी चाहिए शीर्षक के अंदर। तो जैसे अब ये सिक्का बदल गया कहानी है जो सोपती जी की हम पढ़ते हैं, तो इस शीर्षक को पढ़ते ही हम इसके विषय की अनुकूलता का पता चलता है कि जहाँ उन्होंने वर्णन किया है आज़ादी के बाद का जो दृश्य हमारे आंखों के सामने उन्होंने इस कहानी के माध्यम से उपस्थित किया है। तो ये प्रमुख रूप हैं, इन रूपों के आधार पर ही शीर्षक का चयन किया जा सकता है। अगला जो इसका तत्व है वह है कथा वस्तु। यह कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी के शरीर में कथानक हड्डियों के समान होता है, यानी कि वह उसका पूरा ढांचा निर्माण करता है। अतः कथानक या कथा वस्तु की रचना अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से क्रमिक विकास के रूप में की जानी चाहिए। अच्छे कथानक के कुछ गुण हैं, जैसे वो मौलिक होना चाहिए, यानी इतना नवीन होना चाहिए कि उससे पूर्व में उस विषय पर लिखा नहीं गया हो। दूसरा, कथा वस्तु जो है उसकी संभाव्यता, यानी आगे उसमें और संभावनाएं दिखाई देनी चाहिए ताकि पाठक उसको कथा वस्तु को पढ़ के उसमें और संभावनाओं की अपेक्षा करने लगे। सुगठित कथा वस्तु होनी चाहिए। सुगठित क्यों? क्योंकि ज़्यादा फैलाव होने से जो पाठक है उसकी रुचि खत्म हो जाती है। अगला है उसमें रोचकता होनी चाहिए, यानी इतनी रुचि होनी चाहिए कि जो उसको पढ़ने वाला है, जो सहृदय है, जो पाठक है, वह अंत तक उस अपनी रुचि को बनाए रख सके और अंत तक उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। इसकी कुछ 5 अवस्थाएं भी होती है कथा वस्तु की। वो 5 अवस्थाएं कुछ इस प्रकार है, जैसे आरंभ। दूसरी अवस्था होती है विकास, जहाँ से आरंभ तो है भूमिका के तरीके से काम करता है, और विकास जहाँ से मूल कथा शुरू होती है। जैसे अपन ने वहाँ बीज बिंदु पताका प्रक्रिया पढ़ी थी नाटक के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर अवस्थाएं हैं जहाँ से उसका विकास आरंभ होता है। और मध्य जो कहानी का बिल्कुल बीच का हिस्सा है, जहाँ से उसका आरंभ वाला हिस्सा और बाद वाला हिस्सा दोनों एकदम
जुड़ते हैं। फिर है चरम सीमा, जहाँ कहानी अपने एकदम अंत की ओर विकसित होती है और पाठक की रुचि अत्यंत बढ़ती चली जाती है, और जो अंतिम है उसका नाम है अंत, यानी जहाँ पर हम उसके उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। इन 5 अवस्थाओं से युक्त कहानी ही एक सफल कहानी मानी जा सकती है। अब अगला महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र चित्रण। कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण कहानी का अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से ही कथानक का आरंभ यानी शुरुआत होगी, उसका विकास होगा, और अंत भी उन्हीं के माध्यम से ही होता है। तो हम कहानी में इनसे आत्मीयता पाते हैं। जहाँ तक पात्रों के चयन का संबंध है, वे बिल्कुल सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए। पात्रों की अवतारणा कल्पना के धरातल से नहीं होकर कहानीकार की आत्मानुभूति के धरातल से होनी चाहिए। पात्रों की भूमिका के आधार पर हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुख्य यानी जो नायक और नायिका हैं वो उसके मुख्य पात्र हैं। दूसरा है सहायक तत्व वे होते हैं जो मुख्य पात्रों को उनके उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। और तीसरे है खलनायक, जो उस उद्देश्य प्राप्ति में बाधक होते हैं। इस प्रकार से हम 3 भागों में से बांट सकते हैं, नायक, उसके सहयोगी और विरोधी पात्र नाम से। पात्रों के स्वभाव, उनकी व्यक्तित्व और उनकी चिंतन प्रणाली के आधार पर भी हम इनके कई भाग कर सकते हैं। जैसे आदर्शवादी, जो सामान्यतः प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में देखने को मिलते हैं। दूसरा है यथार्थवादी, जो नवीन कहानियों में है। व्यक्तिवादी, यानी इसमें ऐसे पात्र हैं जो व्यक्तिक चेतना से ओतप्रोत हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक, यानी कहानी के पात्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम मनोवैज्ञानिक धरातल कहानी के अंदर पाते हैं, जैसे जैनेन्द्र की कहानियां हैं। फिर है प्रतीकात्मक, पात्र कुछ प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम कहानी को समझ सकते हैं। ये विशेषता कई भारतीय हिंदू के नाटकों में भी देखने को मिलती है। और अगला है ऐतिहासिक पौराणिक पात्र, जो हमें ऐतिहासिक कहानियों में और पौराणिक कहानियों में देखने को मिलते हैं, जो या तो इतिहास सम्मत हैं या फिर मिथकों से संबंधित है। जहाँ तक चरित्र चित्रण या पात्र योजना के गुणों का संबंध है, इसमें कुछ गुण अपेक्षित हैं। जैसे अनुकूल, पात्र इस प्रकार होने चाहिए जो बिल्कुल अपने स्वभाव के या जिनके लिए उनकी रचना की गई उसके अनुकूल हों, नवीन हो यानी मौलिक हों, उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, और एक यथार्थ बोध से युक्त होने चाहिए, और साथ में सहृदयता भी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और तत्व जो नवीन कहानी में देखने को मिलता है, अंतर्द्वंदात्मकता, जिसमें पात्र ऐसे होते हैं जिनके मनोभावों में अंतर्द्वंद दिखाया जाता है। तो इस तरह के हम चरित्र चित्रण नामक तत्व को कहानी का प्रमुख अंग मान सकते हैं। अगला जो हमारा तत्व है वह है कथोपकथन या संवाद योजना। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो कहानी को अन्य विधाओं से बहुत अलग करता है। ये महत्वपूर्ण अंग है। यदि किसी कहानी में संवाद न होकर केवल वर्णन होगा तो उस कहानी के पात्र अव्यक्त रह जाएंगे, यानी उनके मनोभाव का वर्णन नहीं होगा, उनके चरित्र का उद्घाटन नहीं होगा, तथा प्रभावशीलता एवं संवेदनशीलता भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यदि केवल संवाद ही होंगे तो कहानी नहीं रह के एकांकी या नाटक बन जाएगी। अतः कहानी में संवाद और वर्णन, इन दोनों में उचित समन्वय होना चाहिए। कहानी में कथोपकथन का कार्य कथा को गति प्रदान करना है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करना या भाषा शैली का निर्माण करना और कथा को रस की स्थिति तक पहुंचाना भी इन संवादों का कार्य है। सफल संवाद या कथोपकथन वे कहे जाएंगे जो स्वाभाविक और परिस्थिति के अनुकूल हो, जिनमें जिज्ञासा एवं कौतूहल हो, और संक्षिप्त और ध्वन्यात्मक भी होने चाहिए। संक्षिप्त यानी छोटे हों जो पाठक को सहजता से समझ आ जाए, और ध्वन्यात्मकता यानी उनके अंदर जो तीसरी शब्द शक्ति है वो होनी चाहिए। विधा, लक्षणा, व्यंजना, जहाँ हम बात करते हैं, जो व्यंजित करने वाले पात्रों के संवाद होने चाहिए। 5वां मूल तत्व है भाषा। भाषा वस्तुतः भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अतः भाषा के लिए आवश्यक है कि वह बहुत ही सरल, सहज और बोधगम्य यानी समझ में आने वाली हो। ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल संवेदना को व्यक्त करने की क्षमता हो, वो ओज और माधुर्य से युक्त हो, और प्रसाद होने के कारण विषय अनुकूल भी हो। प्रमुख गुण उसमें माने जाते हैं प्रवाहात्मकता, यानी उसमें एक तरह का प्रवाह होना चाहिए, कहीं भी रस निष्पत्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। अलंकारिक होनी चाहिए, और चित्रात्मक ऐसी होनी चाहिए कि भाषा को पढ़ते ही एक पाठक के सामने चित्र उपस्थित हो जाए। साथ में प्रतीकात्मक भाषा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। ये ऐसी भाषा है जहाँ प्रतीकों के माध्यम से जो है अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। तो ये भाषा के गुणों भी
का भी महत्वपूर्ण स्थान है कहानी तत्वों में, कि भाषा यदि सरल सहज बोधगम्य होगी, प्रवाह होगा, उनमें अलंकारिकता होगी या चित्रात्मकता होगी, तो कहानी रोचक होगी, और रोचक होगी तो पाठक बड़ी रुचि से उसे पढ़ेगा पूरी अंत तक, और उसे सहज समझ में भी आ जाएगी। जो छठा तत्व है वह है शैली। तो इसके संबंध में भी बाबू गुलाब राय जो प्रमुख आलोचक माने जाते हैं, उनकी कथन यहाँ पर कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पर उसको कोट कर रही हूँ। शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सब तत्वों से है, और उसकी अच्छाई बुराई का प्रभाव भी संपूर्ण कहानी पर इस शैली के माध्यम से ही पड़ता है। तो कला की संप्रेषणीयता जो है वो शैली पर निर्भर करेगी कि शैली किस प्रकार की है। वर्तमान में कहानी लिखने की कुछ शैलियाँ हैं जो बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में कि ये किस शैली की कहानी है, या कहानी की शैलियों के नाम क्या हैं। तो एक सफल शैली के लिए कुछ गुण हैं, पहले उनको देख लेते हैं कि जिस प्रकार भाषा के गुण हैं उसी प्रकार शैली के भी गुण हैं, कि वह अलंकारिक प्रवाहात्मकता से युक्त होनी चाहिए, उसमें रुचि उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी वो रोचक होनी चाहिए, और व्यंग्यात्मक होनी चाहिए ताकि उसके अर्थ को एक बुद्धिमान पाठक जो है वह समझ सके, और भावात्मकता होनी चाहिए उसके अंदर, और साथ में प्रतीकात्मकता भी होनी चाहिए। यानी भाषा और शैली के गुण काफ़ी आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रमुख शैलियाँ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिए आप। इनके संबंध में एक एक उदाहरण को भी लेकर के चलेंगे ताकि वह बात आपको आसानी से समझ में आए। पहली ऐतिहासिक शैली की कहानी की बात करें, जहाँ पे जो है इतिहास सम्मत शैली होगी जो सामान्यतः प्रसाद की कहानियों में देखने को मिलती है। दूसरी है आत्मकथात्मक शैली, जिसमें लेखक जो है स्वयं मैं को संबोधित करके उसको लिखता है, जिसमें मैं शैली अपनाई जाती है, जो सामान्यतः अज्ञे जी की कहानियों में आपको मिलेगी देखने को। तीसरी है पत्रात्मक शैली, जो किसी को पत्र के माध्यम से लिखी जाएगी, जिसमें चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी हम बंग महिला की पढ़ते हैं तो पत्रात्मक शैली में है। चौथी है डायरी शैली, जो आजकल नवीन विधाओं के रूप में, नवीन शैली के रूप में इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जहाँ एक डायरी के माध्यम से, डायरी के रूप में उस कहानी को विकसित किया जाता है। पांचवी बहुत ही रोचक है नाटकीय शैली, जहाँ कहानी में नाटक के तत्वों का समावेश होता है, तो बड़े नाटकीय तरीके से उस कहानी का विकास दिखता है। फिर है संवादात्मक शैली, जहाँ पर दो पात्रों के संवाद के माध्यम से ही, कुछ पात्रों के संवादों के माध्यम से ही कहानी का विकास किया जाता है। फिर है स्वप्न शैली, जहाँ स्वप्न के माध्यम से या पूर्वदीप्ति के माध्यम से वर्णन किया जाता है, जैसे उसने कहा था कहानी जो है वह भी पूर्वदीप्ति शैली पर ही लिखी गई है। संस्मरणात्मक शैली, जो हम महादेवी जी की कहानियों को देखते हैं, वो संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई है। रिपोर्टाज शैली, जिसमें एक रिपोर्ट की तरीके से कहानी को लिखा जाता है, जैसे किसी स्थान विशेष में कोई घटना हुई और उसको रिपोर्ट के माध्यम से लिखा जाए, तो रिपोर्टाज शैली जो रेणु जी के कहानियों में भी मिलता है। फिर है मनोविश्लेषणात्मक शैली, जो कि जैनेन्द्र, इलाचंद्र आदि की कहानियों में शैली अपनाई जाती है, जहाँ पाठक का जो लेखक जो है उसका उद्देश्य जो है मनोविश्लेषणात्मक तथ्यों को सामने लाना होता है। इस प्रकार ये शैली, प्रमुख शैलियाँ कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये 10 नाम आपको याद होने चाहिए। अगला प्रमुख तत्व है जो वो है वातावरण, जो कहानी कला का मेरुदंड माना जाता है। वास्तविक जीवन, ये वास्तविक जीवन देश काल जीवन की विभिन्न सत असत प्रवृत्तियों और परिस्थितियों से निर्मित होता है। यानी कहानी जिस काल की लिखी गई है वैसा ही वातावरण उसके अंदर निर्मित होना चाहिए। कहानी का मेरुदंड है, क्यों कहा जाता है इसे मेरुदंड? क्योंकि इसके माध्यम से ही कहानी जो है वो सजीव लगेगी, वास्तविक लगेगी। इन तत्वों को एक साथ एक ही स्थान पर चित्रित करना, कहानी में वातावरण उपस्थित करना, यही देश काल जीवन की एकता है। वातावरण भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है, जिसमें भौतिक वातावरण में जैसे वहाँ का परिवेश कैसा दिखाया है, वहाँ की रीति रिवाज वगैरह ये सब कैसे दिखाए हुए हैं, वहाँ कैसे पेड़ पौधे भवन निर्माण कैसा दिखाया गया है, कैसे रास्ते दिखाए गए हैं, कैसा वहाँ का मौसम, या हम कह सकते हैं कि यदि ऋतुओं का वर्णन उसके अंदर किया गया तो कैसा किया गया है। और मानसिक, जिसमें पात्रों के मन में कैसा वातावरण चल रहा है, उनकी मानसिकता किस प्रकार की है, किस तरह की सोच है उनकी, वह भौतिक मानसिक वातावरण कहलाता है। तो दोनों प्रकार के वातावरण का निर्माण कहानी में किया जाता है। वातावरण कहानी को यथार्थ बनाने में सहायक होता है, अतः जिस स्थान अथवा समय से संबंधित वह कहानी हो उसका यथार्थ चित्रण उस स्थान का, उस वातावरण का, चाहे वो भौतिक हो चाहे मानसिक, दोनों होना चाहिए। अगला और अंतिम तत्व जो कहानी विधा का है वह है उसका उद्देश्य।
ये इसका अंतिम तत्व है। कोई भी रचना जब लिखी जाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ये उद्देश्य या तो मनोरंजन हो सकता है या आधुनिक कहानियाँ उसमें किसी गंभीर समस्या का निरूपण भी हो सकता है। तो हम इसके अगले वीडियो में जो कहानी विभिन्न कहानी आंदोलनों का और कहानी विधा का विकास भी पढ़ेंगे। कहानीकार अपनी कहानियों को उद्देश्य अपने विचारधारा के अनुसार रखते हैं। इसमें उद्देश्यों की संख्या सीमित नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख उद्देश्य बता दूं। जैसे पुरानी कहानियों में मनोरंजन या उपदेश देना हुआ करता था। जैसे हम परीक्षा गुरु कहानी को अगर पढ़ते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास को पढ़ते हैं, तो उसकी जो कहानी है वो उपदेशात्मक है। कुछ कहानियां मनोरंजन के लिए भी लिखी जाती थी, हास्योत्पादन के लिए भी लिखी जाती थी। जैसे हम दुलाई वाली को पढ़ते हैं कहानी को, तो वो हास्योत्पादन के लिए लिखी गई है। कुछ कहानियां आदर्श स्थापना के लिए उद्देश्य को लेकर के होती है। जैसे हम प्रेमचंद जी के नमक के दारोगा को पढ़ते हैं तो आदर्शात्मक कहानी है। और इसके अलावा यथार्थ परख कहानियां बहुत सारी है, जो नवीन विधाएं लगभग सभी जो है सिक्का बदल गया ले लो या अमृतसर आ गया, या ऐसी कहानियां जो हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं स्नातक स्तर पे, तो वो यथार्थ का चित्रण करने वाली कहानियां हैं। अगली है सुधार की भावना को लेकर के भी कहानियां लिखी जाती थी, जिनमें उपदेश प्रधानता होती थी। फिर है समस्या, किसी न किसी समस्या का वर्णन करना कहानीकार का उद्देश्य होता था। जैसे हम लक्ष्मी का स्वागत कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें एक पारिवारिक समस्या का जिसका चित्रण किया गया। जैसे कानों में कंगना कहानी को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी एक समस्या का चित्रण किया गया है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं, जैसे हम जैनेंद्र की कहानियों को पढ़ते हैं, खेल है या पाजेब है, ये मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ एवं सफल कहानी रचना है तो इन सभी तत्वों का उचित समावेश उनमें किया जाना अपेक्षित है। अब जो आगे का वीडियो होगा हमारा, उसमें हम कहानी कला का विकास समझेंगे कि किस प्रकार भारतेंदु युग से लेकर के आज तक के आधुनिक नवीन कहानी आंदोलनों तक किस प्रकार कहानी का विकास हुआ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।